नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जिसे जानकर आपको निराशा भी होगी और गुस्सा भी आएगा। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि हमारे देश के वामपंथी दलों के बड़े बड़े नेताओं ने चीन की सरकार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में न सिर्फ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि उसमें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की तारीफ की और ये भी कहा कि इस पार्टी ने वहां की जनता के उत्थान के लिए बहुत काम किया है। जो बात हैरान करने वाली है वो ये भी है कि चीन के साथ इस समय हमारी बातचीत बंद है। चीन हमारा दुश्मन देश है। चीन ने गलवान में हमारे 20 सैनिकों की हत्या की, लद्दाख में हमारी जमीन हड़पने की कोशिश की, लेकिन इस सब के बावजूद हमारे ही देश के कुछ नेता आज भी चीन के सरकारी कार्यक्रम में शामिल होते हैं और चीन को अपना मूक समर्थन भी देते हैं। कोई भी देश सीमा पार बैठे दुश्मन से तो लड़ सकता है, लेकिन अपनी ही सीमा में बैठे दुश्मनों से लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। और इस समय भारत के सामने ये दोनों चुनौतियां हैं। ये वो नेता हैं ये जिस समय चीन के राजदूत भारत में जब ये बता रहे थे कि कैसे गलवान में चीन सही था और भारत गलत था, इसके बावजूद हमारे देश के नेताओं ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। एक बार भी उनसे ये नहीं कहा कि हमें आपकी बात स्वीकार नहीं है, बल्कि ये सारे लोग चुपचाप चीन के राजदूत की बात सुनते रहे। इसके बाद हम आपको अमेरिका की महान जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स की कहानी बताएंगे, जिन्होंने मानसिक तनाव की वजह से ओलंपिक खेलों को छोड़ दिया है बीच में ही। बाइल्स इससे पहले ओलंपिक्स में 4 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं और अब तक की महानतम जिम्नास्ट मानी जाती हैं। लेकिन टोक्यो में ओलंपिक खेलों के दौरान उन्हें अचानक ऐसा लगा कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं और कमजोर हो रही हैं। उनका अपनी क्षमताओं के ऊपर से विश्वास टूटने लगा है और वो खुश नहीं है। और इसके बाद दुनिया की ये सबसे बड़ी जिम्नास्ट इतनी टूट गई कि उसने ओलंपिक्स में खेलने से ही मना कर दिया। हम अक्सर मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते रहते हैं, लेकिन इस बार के ओलंपिक खेलों ने इस मुद्दे को दुनिया का सबसे बड़ा मंच दे दिया है। इसलिए आज आप सबको इसके बारे में जानना जरूरी है। और आखिर में हम आपको इंटरनेट पर भुला देने के अधिकार पर एक नई किस्म की रिपोर्ट दिखाएंगे। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कोई ना कोई गलती की है या कोई ना कोई अपराध किया है या कई बार उन पर गलत आरोप लगे हैं। ये लोग उसकी सजा भी भुगत चुके हैं, लेकिन इंटरनेट इनकी गलतियों को भुनाने के लिए तैयार नहीं है। आज भी इंटरनेट पर इनके नाम के सामने वही गलतियां और वही अपराध और वही विवाद आते हैं। अब ऐसे बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट पर अपने आप को भुला देने के अधिकार का मुद्दा उठाया है। जिस तरह आप अपने जीवन में कड़वी यादों को भुला देना चाहते हैं, क्या इंटरनेट पर भी अपने अतीत को भुलाया नहीं जा सकता? लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। बाबुल ने फेसबुक पर लंबा पोस्ट लिखकर इसकी जानकारी दी। बाबुल ने अपने पहले पोस्ट में लिखा कि मैं किसी और पार्टी में नहीं जा रहा हूँ। टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम किसी ने मुझे फोन नहीं किया और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी पोस्ट से इन लाइनों को हटा दिया। बाबुल हमारा बड़ा भैया है, भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। पार्टी बात करेंगे, सीनियर लीडर बात करेंगे। बाबुल सुप्रियो पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से बीजेपी के सांसद हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने टॉलीगंज से बाबुल को उम्मीदवार बनाया था, जिसमें उनकी हार हुई थी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल में उनको मंत्री पद से भी हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना और पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में पुलवामा में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। मारे गए आतंकियों में 2019 में हुए पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी अबू सैफुल्लाह उर्फ लंबू भी शामिल है। लंबू जैश के संस्थापक आतंकी मसूद अजहर का रिश्तेदार था और उस पर कई मामले दर्ज थे। सैफुल्लाह अदनान या छोटू जो लंबू जो है आज मारा गया है। सबसे बड़ा अटैक जो पुलवामा का अटैक है 14 फरवरी 2019 में हुआ था। ये उसमें से एक एक्यूज है, मेन एक्यूज बेसिकली है। जम्मू और कश्मीर समेत 14 जगहों पर आज एनआईए ने छापेमारी की। लश्कर-ए-मुस्तफा के गिरफ्तार आतंकी से संबंधों के साथ ही जून में जम्मू से मिले 5 किलो आईईडी और ड्रोन मामले में एनआईए ने कई लोगों से पूछताछ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में ट्रेनी अधिकारियों के साथ संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से न सिर्फ सवाल किए बल्कि सुझाव भी मांगे कि इमेज बदले,
पुलिस का ये नेगेटिव परसेप्शन खत्म हो, ये आप लोगों को ही करना है। संवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों से पुलिस की छवि को बेहतर बनाने की अपील की। केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रामायण संवाद का आज आखिरी दिन था। केरल के मल्लपुरम जिला कमेटी ने फेसबुक पेज पर इस ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें सीपीआई नेताओं के साथ ही साहित्यकारों ने अपनी बात रखी। Very great epic which encompasses human love. It cannot belong to a fascist thinkers. We are conducting these talks and it is very relevant and it is very based on humanism. So that is what we have to say about it. Ramayana is for all Indians, not for a section of people. बीजेपी ने सीपीआई के रामायण संवाद को उनकी राजनीतिक मजबूरी बताया और कहा कि इसमें भी उनका पाखंड है, न कि श्रद्धा। आज वामपंथी राजनीति के हाशिए पर फेंके जा चुके हैं। अब वो फिर से संजीवनी पाने के लिए राम नाम का जप कर रहे हैं। इसमें भी उनका पाखंड है, उनके प्रति असली श्रद्धा नहीं है। 7 दिनों तक चले संवाद का विषय रामायण और भारतीय विरासत था, जिसका आयोजन 25 जुलाई से चल रहा था। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर यूपी सरकार की जनसंख्या नीति के खिलाफ हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि यूपी में बीजेपी के 150 से अधिक विधायकों के 2 से अधिक बच्चे हैं, तो क्या बीजेपी उन्हें चुनाव में टिकट नहीं देगी? अब 150 से ज्यादा बीजेपी के एमएलए के पास 4-4, 5-5 बच्चे हैं, उनको टिकट नहीं देगी बीजेपी? बताइए। ओवैसी ने देश और यूपी में कुपोषित बच्चों पर सरकारी आंकड़ों पर भी सवाल किए। यूपी में चुनाव की तैयारियों के बीच आरपीआई के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अठावले ने जानकारी दी कि उन्होंने यूपी में 10 सीटों पर आरपीआई उम्मीदवारों को टिकट देने की बात की, जिस पर सीएम योगी ने भरोसा जताया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 लाख के इनामी गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया। स्पेशल सेल की टीम ने काला जठेड़ी के साथ उसकी साथी और राजस्थान की 10,000 रुपए की इनामी लेडी डॉन अनुराधा को भी पकड़ा। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने दोनों को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। अगर मैं आपसे कहूं कि हम किसी घोस्ट का पीछा कर रहे थे, भूत का पीछा कर रहे थे, तो वो गलत नहीं होगा। उसको ये प्यार से रिवॉल्वर रानी बोलता था। काला जठेड़ी गैंग का दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में कई वर्षों से आतंक था। खुद काला जठेड़ी पर दिल्ली में 15 और दिल्ली से बाहर 25 गंभीर मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस के 30 अधिकारियों ने मिलकर 10,000 किलोमीटर तक काला जठेड़ी का पीछा किया। 7 से 8 राज्यों में तलाश की, लेकिन काला जठेड़ी सिख का वेश बदलकर अनुराधा के साथ लिव इन में उत्तराखंड में रह रहा था। सागर पहलवान हत्याकांड के बाद आरोपी पहलवान सुशील कुमार ने गैंगस्टर काला जठेड़ी से जान का खतरा बताया था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.